हमारे प्यारे भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं संजीव खन्ना जी। इनके बारे में फाइनल डिसीजन हो चुका है और हमारे 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी आने वाले 11 नवंबर साल 2024 को शपथ लेने वाले हैं। 50वें मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब 10 नवंबर साल 2024 को रिटायर होंगे। अगले ही दिन ये हमारे 51वें मुख्य न्यायाधीश जी शपथ ले लेंगे। एक्चुअली सर ये प्रोसीजर क्या होता है, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश जो है वो कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, उनको अपॉइंट कौन करता है, या इनका पूरा प्रोसीजर क्या होता है। और मुख्य न्यायाधीश और जो बाकी न्यायाधीश है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, या बाकी जो जजेस हैं, उन दोनों के बीच में एक डिफरेंस रहता है। वो एक्चुअल डिफरेंस क्या रहता है, हमारे मुख्य न्यायाधीश 51 नंबर के संजीव खन्ना जी बनने जा रहे हैं, तो इनकी कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट भी रही होगी। किन केसेस के लिए ये स्पेशलिस्ट जाने जाते हैं, आइए इनके बारे में हम लोग सटीक जानकारी ले लेते हैं, जो हमारे जानकारी के लिए भी जरूरी है और के साथ साथ जो है हमारे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी जरूरी हो सकता है। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और आप लोगों के लिए एक कंसेप्ट टॉक के चलते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट लेके हाजिर हूं मैं। सबसे पहली बात, हमारे मुख्य न्यायाधीश जी जो बनने वाले हैं, इनके लिए आप लोगों ने ऑफिशियली न्यूज तो देख ही ली है कि जस्टिस संजीव खन्ना अपॉइंटेड नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड विल एंटर ऑफिस नवंबर 11 2024। इनके लिए जो है वो एक ऑफिशियली लेटर, जिसको आप कहोगे, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति जी अपॉइंट करते हैं, या कह सकते हो आप लोग पूरे प्रोसीजर लॉ ऑफिस के चलते हुए जो एक लेटर है वो आ चुका है, या यूं कह सकते हो ऑफिशियली ये हमारे भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। एक छोटा सा प्रोसीजर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली प्रोसीजर क्या होता है। देखो, ऐसा है कि हमारे वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश साहब जो है ना, वो है चंद्रचूड़ साहब, जो कि 50वें नंबर के हैं, 50 नंबर के हैं। और इनके लिए इंपॉर्टेंट जजमेंट आप लोगों ने अभी रिसेंट, जैसे एक जो मूर्ति है, न्याय मूर्ति के रूप में आप कह सकते हो, जो कि आंखों के पट्टी बंधी हुई हुआ करती थी, उसकी पट्टी को खोल दिया गया है। कानून अंधा, लेकिन कानून अब देख रहा है संविधान की किताब के साथ में। उनके बारे में हम लोग एक अलग से डिस्कस जो है ना वो करेंगे, एक अलग सा डिस्कशन सेक्शन जो है ना वो लेके भी आएंगे। लेकिन बहरहाल आप ये समझिएगा कि जो हमारे मुख्य न्यायाधीश करंट में चल रहे हैं, वही अपॉइंट करेंगे एक्चुअली अगले आने वाले सीजीआई को। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये सीधा सा है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर 33+1 यानी कि टोटल 34 जजेस है। ये पूरा कंसेप्ट हुआ। इसमें 33+1 का मतलब ये है कि जो अगला 34 नंबर पे आएगा वो सीनियरिटी के बेसिस पे आएगा, मतलब वरिष्ठता के आधार पे। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि चंद्रचूड़ साहब है, इन्होंने कहा इनके बाद में वरिष्ठ कौन है, या कह सकते हो आप लोग जो सीनियरिटी है या जिनके पास में एक्सपीरियंस ज्यादा है, वो कौन थे? वो थे संजीव खन्ना साहब। तो इन्होंने अपॉइंट किया। अब ये नेम सजेस्ट करते हैं एक्चुअली। अब ये नेम जाता है लॉ ऑफिसर, फिर जाता है प्रधानमंत्री जी, और फाइनली प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी को, मतलब फाइनल अपॉइंटमेंट करते हैं राष्ट्रपति, पर नेम सजेशन का काम जो है ना ये इस तरीके से चलता है। ये लॉ ऑफिसर डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट है, या जो प्राइम मिनिस्टर है, ये क्या करते हैं, इनकी जस्ट क्वालिफिकेशन को चेक कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक क्वालिफिकेशन को चेक कर रहे होते हैं। इसका मतलब एक तो सीधा सा रूप है कि इनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस जो है वो अभी तो रनिंग नहीं है क्या, ये हाई कोर्ट के अंदर जो है ना जजेस रह के आ चुके हैं क्या, या इनके पास में हाई कोर्ट के एक वकील के रूप में एक्सपीरियंस है क्या। ये क्वालिफिकेशन, हालांकि क्वालिफिकेशन वो यहाँ तक कंप्लीट हो ही चुकी होती है, सीनियरिटी तक आ चुके हैं, लेकिन जस्ट एक फॉर्मेलिटी होती है जिसको ये कंप्लीट निभा रहे होते हैं। और फाइनली राष्ट्रपति जी के पास में आर्टिकल 124 का क्लोज नंबर 2 के चलते हुए एक हमारे नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए बातें की जाती है। ठीक है सर, एक बात बताइए, जब पता ही है कि सीनियरिटी के आधार पे हमें इन्हें चुनना है, तो फिर बीच में लॉ ऑफिसर एंड प्राइम मिनिस्टर है, उनकी क्या बातें हैं? तो क्या वो नेम चेंज कर सकते हैं? क्या वो अपनी मन मर्जी कुछ कर सकते हैं क्या? फिलहाल के लिए तो नहीं कर सकते, इतना तो समझ लीजिएगा आप लोग। लेकिन इंदिरा गांधी सरकार में ऐसा हुआ था।
इंदिरा गांधी सरकार में केशवानंद भारती केस मामले में, और इसके बाद में भी एक और बार हुआ था कि अपनी मर्जी के आधार पे, सीनियरिटी के आधार पे 4th नंबर पे आने वाले पर्सन को जो ना जजेस नियुक्त कर दिया गया, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ जो है ना वो बात जजमेंट दे रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं किया जा सकता है, इसके लिए एक कॉलेजियम बन चुका है। उसके चलते हुए तो सर फिर कर ही नहीं सकते, उनके नाम में चेंजेस है तो फिर पीएम या लॉ डिपार्टमेंट से क्यों आता है? हाँ, एक पूरा फॉर्मल प्रोसेस है। हाँ, ये हो सकता है वो हद से हद उस मामले को रोक सकते हैं। भाई हो सकता है 1 महीने 1.5 महीने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए रोक देंगे, कह देंगे अभी रुको जरा, सब्र करो, इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें अपॉइंट करने की, हम इनके क्वालिफिकेशन चेक कर रहे हैं, इनके बारे में हम चेक कर रहे हैं। डिले कर सकते हैं, नेम चेंज नहीं कर सकते हैं, बस उनकी इंक्वायरी में डिले मैक्स टू मैक्स यही हो सकता है, अदरवाइज तो कुछ नहीं होगा। सर एक छोटा सा डाउट और है, सीनियरिटी के आधार पे आप बात कर रहे हो, मान लेते हैं सीनियरिटी की बात कर रहे हैं, तो सीनियरिटी में अगर 33 नंबर और 32 नंबर मान लेते हैं, 32 और 33, ये दोनों बराबर है। बराबर है इन द सेंस सर, मान लो ये दोनों के दोनों जजेस जो है ना, उन्होंने सेम डे शपथ ली हो, जज जब बने थे ना तब सेम डे शपथ ली हो इन्होंने, तो इसका मतलब तो यही हो गया। अच्छा देखो, ऐसा होता है कि अगर एज की बात है, सीनियरिटी का मतलब यहाँ पे ना प्रॉपर एज का मतलब नहीं होती है, सीनियरिटी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि एक्चुअली एक्सपीरियंस, दीपक मिश्रा जी के टाइम पे भी एक बार ऐसा हुआ था। एक्चुअली क्या है, यहाँ एक्सपीरियंस मायना ज्यादा रखता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई पर्सन है जिसकी उम्र कम है और वो जज अपॉइंट हुआ है, और साथ ही में जो है ना एक पर्सन ऐसा है जिसकी उम्र ज्यादा है और दोनों साथ ही शपथ ली है, तो ये कॉमन बात है कि जिसकी उम्र कम है उसका एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाएगा। उम्र ज्यादा है उसके एक्सपीरियंस थोड़ी, वो एक्सपीरियंस कम हो जाएगा, शपथ लिया है उस हिसाब से कहा जा रहा है ये। तो जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा है भले ही उम्र कम हो तो उसको पहले काउंट किया जाएगा। सर एक केस कर ले, मान लेते हैं हम लोग, दोनों ही माइंड में ये आ रहा है कि सेम उम्र है, सेम एक्सपीरियंस है, सब कुछ सेम है। अब बताइए फिर 32 और 33 में से कौन आगे जाएगा? तो इस केस के अंदर ऐसा होता है एक्चुअली कि जिसने पहले शपथ ली है, जिसको पहले जो है ना वो शपथ दिलवाई गई है, शपथ इनको कौन दिलवाते हैं? राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं। पहले जो शपथ दिलवाई गई है उनको फिर ये सीनियरिटी मानेंगे, बाकी सब कुछ सेम है। तो एक्चुअली ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों को एक साथ शपथ दिलवाई हो गई होगी, एक पहले होगा, एक हो सकता है घंटे बाद में ही हो, अगले दिन हो, ऐसा कुछ हो सकता है ना। उस केस के अंदर जो जिसको पहले शपथ दिलवाई गई उनकी सीनियरिटी मान लेंगे हम लोग। ओके अच्छा सर, और हमारे जो ये पावर है ये आर्टिकल 124 के अंदर है, क्लॉज 2 के अंदर है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही है। और जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस होने वाले हैं। DY चंद्रचूड़ ने सरकार से उनके नाम की सिफारिश की है और 10 नवंबर 2024 को ये रिटायर होने वाले हैं। उनकी जगह पे एक परंपरा है, अपना उत्तराधिकारी यही चुन के जा रहे हैं। और सबसे सीनियरिटी के आधार पे, हालांकि इनका कार्यकाल आने वाले मई 2025 तक ही होगा, क्योंकि 65 साल की उम्र तक ही यहाँ पे टेन्योर रहता है, तो सिर्फ 6 महीने का ही लगभग इनका कार्यकाल होगा, मान के चलिएगा। और 64 साल के जस्टिस है, 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट मतलब आने वाले 13 मई को रिटायर होंगे, तो मतलब 14 मई को आपको एक नए चीफ जस्टिस जो है इंडिया के देखने को मिलेंगे। और 65 फैसले अब तक इन्होंने लिखे हैं। इस दौरान वे करीब 275 बेंचों का हिस्सा रहे हैं। ये चीफ जस्टिस सर बन जाते हैं तो बाकी जजेस से डिफरेंट इसलिए होते हैं कि जो ये बेंच बनती है ना जजों की, जिसके अंदर एक्चुअली निर्णय लिए जाते हैं, तो किस बेंच में कौन जज होगा ये निर्णय चीफ जस्टिस ही करते हैं। मतलब बाकी सभी जजेस में से सबसे पहला जो जज है वो काउंट CJI को किया जाता है। वैरायटी पहले नंबर पे उनकी होगी, कौन सी बेंच जो बनेगी, किस बेंच में कौन जज होगा, ये सब कुछ डिसाइड CJI ही करते हैं। तो इसलिए जो है ना ये सबसे इसलिए इनको मुख्य न्यायाधीश के नाम से जाना करते हैं। संजीव खन्ना जी की बात करते हैं तो इनके अगर बारे में बात करें, इनका मतलब अगर एजुकेशन या इनका जो एज वगैरह क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 14 मई 1960 को जन्म हुआ था। 1963 का जो इनका मामला है, 1983 में इन्होंने एडवोकेट विद द बार काउंसिल ऑफ दिल्ली जो है ना वहां पे एनरोल किया था एज ए एडवोकेट। 2004 के अंदर अपॉइंट हुए थे ये स्टैंडिंग काउंसिल सिविल फॉर द
नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जिसको आप दिल्ली के अंदर ये एक स्टैंडिंग काउंसिल के रूप में जो है ना अपॉइंट किए गए थे 2004 में। 2005 के अंदर ये एडिशनल जज बने थे दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। 2006 के अंदर जो है ना ये परमानेंट जज बन गए थे। 2019 के अंदर जो है ना जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी ये बने थे। फिर उसके बाद में जो है ना 2023 के अंदर चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के चेयरमैन बने ये। करंटली ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है नेशनल लीगल सर्विस के अथॉरिटी एंड अ मेंबर ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल के। एंड ये रिटायर होने वाले हैं कब? 13 मई साल 2025 को रिटायर होने वाले हैं हमारे जस्टिस संजीव खन्ना साहब। तो 1983 में हिंदी में सब कुछ ये मेंशन है, ठीक है ना। शुरुआत में 30 हजारी परिसर में जिला कोर्ट में और बाद में दिल्ली हाई कोर्ट और संवैधानिक कानून प्रत्यक्ष कराधान मध्यस्थता जैसे ट्रिब्यूनल में प्रैक्टिस की थी। 2004 में स्थायी वकील के रूप में, 2005 में हाई कोर्ट एडिशनल जज बन गए थे, 2006 में जो है ना ये परमानेंट जज बन गए थे, 2019 में भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए थे। 2023 से 17 जून 2023 से 25 दिसंबर 2023 तक सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष रहे थे। वर्तमान में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के गवर्निंग काउंसिल के मेंबर हैं और 13 मई 2025 को जो है ना ये आने वाले रिटायर होने वाले हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में 14 साल तक जो है ना ये जज रहे हैं और जस्टिस संजीव खन्ना का जन्म जो है ना 1960 को हुआ था। उसके बाद में इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से कानूनी पढ़ाई की। ग्रेजुएशन के बाद 83 में दिल्ली बार काउंसिल के जो है ना ये अध्यक्ष मतलब रजिस्ट्रेशन जो है ना इन्होंने करवा लिया था बाद में। इनसे रिलेटेड जो बहुत ही फेमस केसेस रहे हैं उनमें एक बात अगर हम करें तो सिविल मामले लगभग इन्होंने 10% संभाले हैं, क्रिमिनल मामले लगभग 24% है और बाकी अदर मामले हैं 52%, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन वाले मामले इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 8% कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मामले भी इन्होंने देखे हैं। अगर बात करते हैं इनके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट वाले केसेस रहे, जिनमें से एक है वीवीपैट वाला मामला। आप अभी थोड़े दिन पहले ही, मतलब थोड़े महीने पहले कहूँगा, लोकसभा के इलेक्शन का मोड देखा था। लोकसभा के इलेक्शन जब हुए थे तो आप हो सकता है खुद ही आप इसमें पार्टिसिपेट किए ही थे। अभी रिसेंटली हरियाणा और जम्मू कश्मीर की विधानसभा का भी इलेक्शन हुआ था। तब आप जब वोट करके आते हैं तो बटन जैसे ईवीएम में दबाया आपने तो पास में एक आपका वोटर वेरीफाइड ऑडिट ट्रेल वाली एक मशीन होती है जिसको आप वीवीपैट मशीन कहते हैं। जो बटन दबाया, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने वोट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, तो आपने कमल का फूल दबाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का बटन दबाया। सेम स्लिप और वही उनके पार्टी का सिंबल जो है ना वो यहाँ पे पेपर में आ गया। राहुल गांधी जी को वोट किया है आपने, राहुल गांधी हाथ का जो सिंबल है वो ऐसे जो है ना पेपर आ गया। तो ये एक्चुअली इसलिए लाया गया था क्योंकि पहले ईवीएम में गड़बड़ी की बातें बहुत होती थी। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब इलेक्शन की काउंटिंग होती है तो रैंडमली उस एरिया के 5 क्षेत्रों की कोई 5 वीवीपैट मशीन जो है ना ईवीएम के साथ मैच की जाती है रैंडमली। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए क्या होता है कि रैंडमली किसी एक एरिया की मतलब पर्ची डाल के ऐसे रैंडमली निकाल लेते हैं और फिर ईवीएम में कितनी बटनें दबी है, मान लेते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट की ईवीएम के अंदर जो है ना 100 बटनें दबाई गई है, मतलब 100 वोट पड़े हैं, तो वो पर्ची उस वीवीपैट से मैच की जाती है कि 100 ही पर्चियां हैं क्या, बराबर बराबर है क्या, ये जर्नल चेक किया जाता है ऐसा। और ये चेक करते हैं, क्रॉस चेक हो जाता है रैंडमली ऐसे ही। किसी एक में भी गड़बड़ हो तो फिर सारी चेक होगी, अदरवाइज तो ऐसा होता नहीं है। तो लोगों ने एक आवाज उठाई थी कि क्या करें, 100% वीवीपैट को चेक किया जाए, मतलब ऐसा आप रैंडमली 5 ना ले, जितनी भी है सबको चेक किया जाए। संजीव खन्ना ने कहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो बनाया वो बिल्कुल परफेक्ट बनाया है, इससे देश की एकता अखंडता में इशू आएगा, बार बार चेक करेंगे, वो पर्ची को लीक हो जाएगी। वैसे भी वोट जो है ना एक अपना पर्सनल होता है, तो इसको किसी का आगे शो भी नहीं करना, तो जो है वो ठीक है। इस बात को इन्होंने खारिज किया था और ये कहते हैं बहुत लंबा एक प्रोसीजर भी हो जाएगा एक्चुअली। पिछले ही साल मतलब इसी साल के अंदर इलेक्शन से पहले आप लोगों ने ना एक इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में खूब न्यूज सुनी होगी। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देने वाली बेंच का हिस्सा भी संजीव खन्ना साहब थे। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड मोटे तौर पे वन लाइन में अगर आपको मैं ब्रीफली कहना चाहूं तो चुनावी पार्टियों को दिए जाने वाला चंदा है। अब तक कहा जा रहा था कि यार चुनावी चंदा है तो इसको मतलब दान, मतलब गुप्त दान,
महादान। इन्होंने कहा भाई दान वो कैसा गुप्त दान हो गया जो आप बैंक में गए, एसबीआई की टोटल 29 ब्रांचेस में गए, आपने पैसा दिया, बदले में आपने रिसिप्ट ली, वही चुनावी बॉन्ड जिसको बोल रहे हो या इलेक्ट्रल बॉन्ड बोल रहे हो, कौन सा गुप्त दान हो गया ये पब्लिश होना ही चाहिए। और ये इलेक्ट्रल बॉन्ड को एक असंवैधानिक करार इन्होंने दिया था, उस बेंच का ये हिस्सा थे एक्चुअली। एक हमारा 2019 की बात है जब आप 370 आर्टिकल को बहुत न्यूज में सुनते आ रहे थे, इसको निरस्त कर दिया था। कुछ ने कहा था ठीक किया, कुछ ने कहा नहीं ठीक किया। ठीक किया था, ये बात को माना था संजीव खन्ना की, मतलब एक बेंच ने माना, उसमें संजीव खन्ना भी शामिल थे कि कहा ये बिल्कुल वैधता वाली बात है, इससे भारत की जो ना एकता अखंडता जो है ना वो ठीक ठाक बनी रहती है, संघवाद की विशेषता थी न कि संप्रभुता का संकेत था ये वाला। तो ठीक है, ये अलग कर दिया है तो ओके है। सुप्रीम कोर्ट को तलाक देने का अधिकार है। 2003 में शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवास मामले में जस्टिस खन्ना ने बहुमत की राय लिखी, जिसमें कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को सीधे तलाक देने का पूरी पावर होती है। तो ये भी मामला जो ना सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट मतलब तलाक दे सकता है। जिस एरिया में संजीव खन्ना की स्पेशलिटीज है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इसके अलावा जो है ना आपका कमर्शियल लॉ के अंदर भी है आपका, इसके अलावा टैक्सेशन लॉ में भी, कंपनी लॉ में भी, एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन लॉज के अंदर भी, मेडिकल नेग्लिजेंस में भी, क्रिमिनल लॉ में भी, इनमें इनकी जो ना स्पेशलिटी है, मतलब इन केसेस में पहले ऑलरेडी सुनवाई कर चुके हैं। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट, ये था हमारे सुप्रीम कोर्ट के आने वाले 51वें मुख्य न्यायाधीश जी के बारे में। होप आप लोगों को बेसिक डाउट जो है ना वो क्लियर हुए होंगे। मैं मिलता हूं फिर से आप लोगों के साथ में एक नया कंसेप्ट टॉक लेके, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग जुडिशरी प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिएगा। शुक्रिया।